लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। ये वीडियो जो है वो न्यूक्लियस पर है। न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस मेन पार्ट है सेल का, जो कि कंट्रोल सेंटर एंड कोऑर्डिनेट सेंटर है। और जो इसका स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में भी। अगर हम पोजीशन देखें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो प्लांट सेल है वो पेरीफेरी की साइड पर है, मतलब सेंटर में नहीं, सेंटर तो वैक्यूल पर है। और जो एनिमल सेल है वो यहाँ पे सेंटर में है न्यूक्लियस। और दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे हमने कहा था, पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर न्यूक्लियस का देखें तो यहाँ पर हमें जो नजर आता है न्यूक्लियस में वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जैसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह का स्ट्रक्चर था। और यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो देयर आर द स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। तो कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर नजर आता है हमें न्यूक्लियस में। दिस इज द पोर्स, न्यूक्लियर पोर कहलाता है यहाँ पर। मतलब इस बीच में यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। इसका जो मेन पार्ट है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोलस है जो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और बाकी जो है यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स है। जो न्यूक्लियस को इन्वेंट किया था वो रॉबर्ट ब्राउन थे, 1831 में इन्वेंट किया था। उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप्स थे बहुत प्रिमिटिव टाइप थे, लेंसेज को एडजस्ट करके इन्होंने यूज दिया था। जब लिवानहुक ने न्यू लिविंग सेल देखा था बैक्टीरिया का, उसके बाद इन्होंने उसको इन्वेंट किया था। और अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को जैसे स्टेन करते हैं मिथिलीन ब्लू से और सेफ्रिन से, तभी भी हमें जो है न्यूक्लियस दिख जाता है। पर डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर हमें न्यूक्लियस का देखना हो तो वो हम बेसिक डाई यूज करते हैं, हिमेटोजाइलिन। तो वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट जो होते हैं अलग अलग डाई को यूज करते हैं, बट यहाँ पे हिमेटोजाइलिन एक बेसिक डाई है जिसको यूज करके फ्लेमिंग ने इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देखा था। न्यूक्लियस को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? फंक्शन है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट है। पूरे यूनिट में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो भी सेल नया बनता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है पहले। तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पर, ये जो एक तो यहाँ पे न्यूक्लियाई होगा किसी भी सेल में, और यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये है तो क्रोमोसोम्स, बट यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का वो इस तरह से विजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं क्रोमेटिन। और ये न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमेटिन। तो ये, और इसका जो नेचर है वो डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। तो जब सेल डिवाइड नहीं करता है, सेल डिवाइड नहीं करता, वो इंटरफेस कहलाता है। अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, क्योंकि जो सेल की प्रिपरेशन के बाद स्टेजेस हैं वो तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो जब ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है तो ये जो इसका क्रोमेटिन होता है वो हाईली एक्सटेंडेड होता है और न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कहलाता है, विच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस। मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कहलाता है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये साइटोप्लाज्म के कॉन्टिन्यूएशन में ही है। मतलब ये जो है इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सराउंड कर लेता है, साइटोप्लाज्म का जो पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर लेता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियर प्रोटीन क्रोमेटिन होता है और यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियाई होता है। तो ये तो 3D पिक्चर्स हैं, जितने भी ये वाले पिक्चर्स हैं ये 3D पिक्चर्स हैं। ये इसकी पोजीशन दिखाया गया है कि यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच्ड होते हैं, टू एंड फ्रो यहाँ पर सब मटेरियल को करते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बीच में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जो साइटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्रोमोसोम इस तरह से विजिबल नहीं है। इसके साथ जो बाहर का अटैचमेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये भी 3D स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो होता है नॉर्मली एक न्यूक्लियस पर सेल होता है, और कई बार वेरिएशन भी मिलता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं सेल में। जो इरिथ्रोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी,
तो आरबीसी में जो न्यूक्लियस, जो मैच्योर आरबीसी होती है, उसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये मैच्योर आरबीसी है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। रीजन क्या होता है इसमें, इसे ऑक्सीजन कैरी करना होता है, और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, स्पेस के लिए न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है। दूसरा, ये जो सीप ट्यूब्स है, फ्लोएम की जो सीप ट्यूब्स है, सीप ट्यूब्स फ्लोएम में जो स्ट्रक्चर होता है, वो फूड जो होती है वो यहाँ पर कैरी आउट करती है। तो इसके साथ एक कंपेनियन सेल लगा होता है, आपने इसको पढ़ा था 9th क्लास में, कंपेनियन सेल लगा होता है यहाँ पर। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीप ट्यूब के न्यूक्लियस का काम करता है, राइट। तो ये जो है, ये सीप ट्यूब जो होती है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो कंपेनियन सेल है, ये वाला जो कंपेनियन सेल है, तो कंपेनियन सेल का एक्चुअली ये क्या होता है कि ये वाला जो एक सेल होता है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक कंपेनियन सेल बनता है और दूसरा सीप ट्यूब बनता है। तो ये इसका यहाँ पर न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसकी सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो तो पहले हमने पढ़ लिया था, और न्यूक्लियोलस होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो स्फेरिकल इन शेप है। जो न्यूक्लियोलस है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो न्यूक्लियोलस होता है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, ये रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म का, ये वाला अगर आप न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखें, तो कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस है, ये रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म है, और मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये अपीयरेंस इसकी जो होती है, वो क्या है, इसकी एक सर्कल, गोल यहाँ पे अपीयरेंस की तरह। जैसे अपीयरेंस आप देखो न्यूक्लियोलस की, ये यहाँ पर सर्कल टाइप का दिखता है, गोल दिखता है यहाँ पर। बट जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है इसमें, एक्चुअली आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है यहाँ पर, और उसके लिए एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में होता है। यहाँ पे इसीलिए डायग्राम डाला है कि अगर हम वैसे नॉर्मली जब न्यूक्लियोलस बनाते हैं तो इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं, जिसके अंदर हमने डॉट्स हम लोग फिल कर देते हैं, राइट। बट ये इसका कॉन्टिन्यूएशन है, मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का ही कॉन्टिन्यूएशन है। एंड दिस इज एक्टिव साइट फॉर द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए जो होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ट्रांसफर आरएनए, राइट, इसको, दूसरा क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, और तीसरा कौन सा होता है, दिस विल बी द मैसेंजर आरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है, उसकी सिंथेसिस करता है। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, क्योंकि ये तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए की भी एक चीज और आपको बताऊं मैं, कि जो राइबोसोमल आरएनए है, हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था राइबोसोम के स्ट्रक्चर में, कि ये जो राइबोसोम, ये वाला जो राइबोसोम है, ये राइबोसोमल आरएनए, जिसमें मैसेंजर आरएनए अपने आप को अटैच करता है। तो दिस इज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जितना राइबोसोमल आरएनए होगा, उतनी यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जो इंटरफेस न्यूक्लियस है, यहाँ मैंने डायग्राम डाला हुआ है इंटरफेस न्यूक्लियस का। इंटरफेस न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो फाइबर टाइप होते हैं। लूज इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का डिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है। और ये जैसे अगर ड्रॉ भी करेंगे, तो इसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर न्यूक्लियो क्रोमोसोम का नहीं नजर आता। ये जब मैच्योर हो जाता है, जब प्रोफेज और मेटाफेज में होता है, जब ये जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज में, सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था, तब ये यहाँ पर इस तरह से ये कंडेंस हो जाते हैं। दे लूज वाटर, दे कंडेंस एंड दे फॉर्म द क्रोमोसोम। अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन फाइबर का स्ट्रक्चर होता है। और जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसमें, न्यूक्लियस में, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रोमेटिन और या क्रोमोसोम नजर आता है। जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए का बना होता है, और इसमें बेसिक प्रोटीन होती है जो हिस्टोन प्रोटीन होती है। 2 डायग्राम मैंने डाले हुए हैं यहाँ पर, कि नॉर्मली जो हमारा डी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, राइट। अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए एज वेल एज द प्रोटीन। तो टाइप ऑफ जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन है, और दिस इज द डीएनए। ये थोड़ा सा और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कि कैसे जो यहाँ पर डीएनए वाला जो डीएनए स्ट्रक्चर है, वो के जो H2B H2A, ये टाइप ऑफ द प्रोटीन्स है। ऑक्टामर प्रोटीन होता है, 8
यहाँ पर होते हैं, तो मतलब पेयर में होते हैं। जैसे H2A 2 बार आपने देखा, H2A, H2B 2 बार देखा आपने, और यहाँ पर एक लिंकर प्रोटीन होता है। तो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर जो होता है दैट मेक्स द क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डीएनए से रिलेट करके इसको हम डिटेल में यहाँ पर लेते हैं। जो डीएनए होता है वो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर लॉन्ग होता है, और ये वाला जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये ह्यूमन न्यूक्लियस है, ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस है, जिसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पर, मतलब 46 क्रोमोसोम्स है सेल में, जो कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बने हुए हैं। तो जो डीएनए का अमाउंट है ये 46 क्रोमोसोम में, वो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर होता है। मतलब 2 मीटर जो डीएनए होता है वो 46 क्रोमोसोम्स में एडजस्टेड है। तो दिस इज द क्रोमोसोम्स which are the part of the DNA, क्योंकि जो इसका थर्ड फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, वो क्रोमोसोम ही इसमें सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जो क्रोमोसोम होता है वो एक डिवाइडिंग सेल जब होता है इस तरह से विजिबल होता है, जब सेल इज रेडी फॉर द डिवीजन। जैसे आपने माइटोसिस डिवीजन पढ़ा था, उसमें जब सेल रेडी रहता है डिवीजन के लिए, उस टाइम पे क्रोमोसोम इस तरह से डिस्टिंक्ट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में किसी भी सेल में। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ से बीच में लिंक्ड होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये लिंक्ड होता है इस तरह से, जो ये स्ट्रक्चर है, ये तो जो स्ट्रक्चर ये वाला जो शो किया हुआ है, ये तो स्पिंडल फाइबर्स है। दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, ये जब सेल में यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं अरेंज करते हैं मेटाफेज में, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन में, तो यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्पिंडल फाइबर का होता है। बट यहाँ पर जो सेंटर में जो ये अटैच होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये नाइट्रोक्रोम है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द नाइट्रोकोर। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला यही से स्ट्रेच होकर, क्योंकि सेल में क्या होता है कि दे विल गो एट द पोल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डबल हुआ था वो यहाँ पे टीलोफेज में एक सेल 2 में डिवाइड होता है, ये वाला जो सेल डिवीजन होता है, तो वो जो पोजीशन है वो यहाँ पर आती है। तो दिस इज द नाइट्रोकोर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर। और ये जो दो आर्म्स होती हैं इसके, ये क्रोमैटिड्स कहलाती है। तो बेसिकली जो होता है ये क्या कहलाता है, ये सेंट्रोमियर कहलाता है। यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रोमियर कहलाता है। बट अगर सेंट्रोमियर को आप बैक पोजीशन पे देखो, इसको डिटेल पोजीशन पे देखो, तो जो सेंट्रोमियर होता है जिसमें दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोकोर्स कहते हैं। तो सेंट्रोमियर जो होता है ये दो जो क्रोमैटिड्स होते हैं, आर्म्स जो क्रोमैटिड्स होती है, इसको होल्ड करता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर की पोजीशन पे न्यूक्लियस को 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। इसमें क्या है कि अगर जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये आर्म और ये आर्म दोनों इक्वल होती है। दो इक्वल आर्म्स होती है क्रोमोसोम्स की, ये आर्म और ये आर्म ये इक्वल होती है। तो ये इस पोजीशन का अगर क्रोमोसोम होता है तो मेटासेंट्रिक कहलाता है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ये सेंट्रोमियर की पोजीशन ये है, बट ये थोड़ा सा ना ऊपर हो चुका है, तो इसकी एक आर्म जो है वो छोटी हो गई है और एक आर्म थोड़ी बड़ी हो गई है। तो centromere is slightly away from the middle of the chromosome, one shorter arm and one longer arm. ये आर्म थोड़ी छोटी हो गई है और ये आर्म थोड़ी बड़ी हो गई है। This is the chromatid, right? तीसरा क्या होता है एक्रोसेंट्रिक, ये वाला जो दिखाया हुआ है ये एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया है, इट इज प्रेजेंट एट क्लोज टू द एंड यहाँ पर। तो एक आर्म इतनी छोटी हो जाती है और एक आर्म बड़ी हो जाती है। तो एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है। और यहाँ पे पोजीशन देखो आप, ये तो बिल्कुल ही क्या होता है टर्मिनल पोजीशन पे ये सेंट्रोमियर चला गया है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन है। तो यू विल फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ द आर्म इन द क्रोमैटिड। तो ये जो पोजीशंस है, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन पर हम किसी भी क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक कह सकते हैं, सब मेटासेंट्रिक कह सकते हैं, एक्रोसेंट्रिक कह सकते हैं, टीलोसेंट्रिक कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये बिल्कुल पोजीशन है बिल्कुल बीचों बीच में,
यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की साइड चला गया, ये काफी ऊपर चला गया, ये बिल्कुल एंड पे चला गया। तो दीज आर द 4 टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग इट हियर। एंड दिस इज द लास्ट वन। कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं दे हैव नॉन स्टेटिक स्टेनिंग। जब बेसिक डायसिस को स्टेन करते हैं तो ये स्टेन नहीं होते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस होते हैं इन कांस्टेंट लोकेशन। जैसे यहाँ पर जो सेंट्रो क्रोमेटिड्स आर्म है, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये क्रोमेटिड आर्म, ये क्रोमेटिड्स है ना, ये सेंट्रोमियर है, ये तो सेंट्रोमियर है और ये क्रोमेटिड्स है, राइट। इसके ऊपर की जो पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, एक स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह होते हैं। सेकेंड कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, और ये जो होते हैं ये कांस्टेंट लोकेशन पे होते हैं, एंड दे हैव आल्सो सर्टेन रोल इन द सेल, राइट। सो दैट्स ऑल। ये एक न्यूक्लियस का बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत डिटेल्ड जो साइटोलॉजी पढ़ करते हैं, जो साइंटिस्ट सेल को स्टडी करते हैं, दे हैव जस्ट पिक्चर्ड दैट, राइट। सो इसमें है क्या, सेंटर में हमारे जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा पार्ट जो क्या है वो न्यूक्लियोलस है, फिर क्या है न्यूक्लियोसोम है, और यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स है। तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स है, जो कि ये एक पार्ट हो गया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, and then the chromatin fiber. This is the simple structure of the nucleolus and nucleus, right? These are the link for other presentations जो इस chapter के और presentations है उसका link है. That's all in this chapter. Please subscribe the channel and like the video. Thank you.